हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक हेरिडिटी, जो कि क्लास 10th का एक टॉपिक है और काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट इज़ वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक। पेशेंस रखना है, हम इसको डिस्कस करेंगे और जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी है क्या, या हेरिडिटी हम कहते हैं किसको है? तो देखिए बच्चों, हेरिडिटी जो है एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, हेरिडिटास, जिसका मतलब होता है इनहेरिटेंस और हायर से। अब हायर से वर्ड से लग रहा होगा कि कुछ जाना पहचाना वर्ड है ना। हायर से का मतलब जब आप किसी से कोई चीज लेते हो, हायर करते हो, या तो अपने यूज करने के लिए, अपने यूज के लिए, या फिर आप इसको सिंपली समझ लो कि हमने कहीं से एक पर्टिकुलर व्हीकल हायर किया, हम अपने स्पॉट से डेस्टिनेशन तक पहुंच गए और उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो हेरिडिटी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। होता क्या है कि हम अपने पेरेंटल जनरेशन से कुछ ट्रेड्स को, कुछ कैरेक्टर्स को इनहेरिट करते हैं। उसको हम लेकर के पूरी जिंदगी जब तक जीना है बेटा जीते हैं, और फिर उसको अपने नेक्स्ट जनरेशन में पास करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको हायर सिर्फ समझ में आया। इनहेरिटेंस क्या है? देखिए, इनहेरिटेंस को हम समझा देते हैं आपको। इनहेरिटेंस बेसिकली प्रोसेस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के बारे में समझने में और उनके बीच के डिफरेंस को जानने में। तो इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कैरेक्टर्स पास होते हैं बेटा। कहां से कहां? पेरेंट्स से उनके प्रोजनी में। ठीक है, प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर्स पास होता है पेरेंट्स से प्रोजनी में। उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, जबकि हेरिडिटी रिफर्स टू transmission of genetic characters from parents to their offsprings। ठीक है, हेरिडिटी ट्रांसमिशन है जेनेटिक कैरेक्टर्स का, और ये जो ट्रांसमिशन है जेनेटिक कैरेक्टर्स का, जिस प्रोसेस के थ्रू ये हो रहा है, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, अब हेरिडिटी क्या कंफर्म करता है बेटा? हेरिडिटी कंफर्म लाइक बिगेट्स लाइक। इसका मतलब क्या है? मतलब ये बेटा कि जैसे हमने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, काउस ओनली प्रोड्यूस, काउस आर ओनली प्रोड्यूस्ड बाय काउस। ठीक है, काउस जो वो सिर्फ काउस से ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसी तरह से बेटा जो वीट का प्लांट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ वीट प्लांट के ग्रेन से ही प्रोड्यूस हो सकता है। उसी तरह से बेटा ह्यूमन इंडिविजुअल सिर्फ ह्यूमन के रिप्रोडक्शन से ही प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए आते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में बताता हूँ बेटा आपको। देखिए, सबसे पहली बात, वो फीचर जो इंडिविजुअल बेयर करता है उसको हम कैरेक्टर्स बोलते हैं। इट इज कैरेक्टर, द फीचर ऑफ द इंडिविजुअल इज कॉल्ड कैरेक्टर। जैसे हाइट ऑफ स्टेम। अब हाइट ऑफ स्टेम की बात है तो हाइट टॉल भी हो सकती है, इंटरमीडिएट साइज भी हो सकती है, डॉर्फ भी हो सकती है। ठीक है, उसी तरह से ईयर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सेट्रा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम कहते हैं कैरेक्टर्स। ठीक है, वही एन इनहेरिटेड कैरेक्टर, एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट्स, जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एक ऐसा कैरेक्टर जिसको हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया हो और उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसमें जो चेंज है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, तो एक टर्म यहाँ पे हमने यूज किया डिटेक्टेबल वेरिएंट्स। ठीक है, वेरिएंट्स का मतलब होता है, सिंपली आप समझो, वेराइटीज। ठीक है, वेरिएंट्स का मतलब यहाँ पे किससे है? वेराइटीज से है। और वेराइटीज किससे है कि बेटा जब होगा क्या? वेरिएशन। क्या होगा? ये वेरिएशन। ठीक है, तो वेरिएशन को सिंपली डिफाइन कर लेते हैं बेटा। वेरिएशन का क्या मतलब है? वेरिएशन इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस occurring between the individual of the
सेम स्पीसीज, ठीक है। एक ही स्पीसीज के बीच में जो डिफरेंसेस अकर होता है उनको हम वेरिएशन बोलते हैं। और ये जो वेरिएशन है बेटा, जब डिटेक्टेबल होता है किसी ट्रेट में और वो हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, तो उन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। फिर से एक एग्जांपल है, लाइक टॉल और डॉर्फ ऑफ स्टेम हाइट, फ्री और फ्यूज्ड ईयर लोब, ठीक है। तो आपको मैंने एक पिक्चर लेकर रखा हुआ, देखिए यहाँ पे ध्यान से एक चीज हम देखेंगे, ईयर लोब को ऑब्जर्व करना है बेटा। तो ईयर लोब है का, नाउ सी दिस पोर्शन इज द ईयर लोब, ठीक है। दिस पोर्शन इज द ईयर लोब। इस ईयर लोब को ध्यान से देखिए बेटा, एक सेकंड, देखिए इस ईयर लोब को ध्यान से देखिए। इस ईयर लोब में आप पाएंगे, यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ईयर जो है, ईयर का जो लोब है वो हैंग नहीं हो रहा है, वो डायरेक्टली यहाँ पे अटैच नजर आ रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे आप, तो यहाँ पे ये फ्री फॉर्म में हैंग करता हुआ अटैच हो रहा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इनहेरिटेड ट्रेट है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है बेटा, ठीक है। चलिए जो अगली टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ग्रेगर जोहान मेंडल के ऊपर। इनका बर्थ 1822 में हुआ था और ये 1884 तक सरवाइव किए, ठीक है। इनको कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा गया क्योंकि बेटा ही वाज द फर्स्ट टू discuss about heredity and variations that were taking place in living organisms, ठीक है। तो 1856 में मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, यानी सेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स विद अ गार्डन पी। इन्होंने किसका यूज किया था, गार्डन पी का यूज किया था, और इसका बोटेनिकल नेम जो है वो है पाइसम सटाइवा। तो आप लोगों को ये चीज भूलना नहीं है बेटा, पाइसम सटाइवा। एंड फॉलोड इट अप फॉर नेक्स्ट 7 years। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा 7 साल का समय दिया बेटा, और बहुत सीरियसली इन्होंने फॉलो अप किया उसके डेटा के साथ। उसके एक एक चीज को इन्होंने अच्छी तरह से विजुअलाइज किया, उसको नोट किया, और इसकी बदौलत बेटा हुआ ये कि ये पहुंचे एक पर्टिकुलर लॉ की तरफ जिसका नाम है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। दैट वाज पब्लिश्ड एज टाइटल एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इन 1866, ठीक है। तो काम इन्होंने शुरू किया 1856 में, अगला 7 साल इन्होंने दिया। मतलब कि ओवरऑल जो ड्यूरेशन था इनके एक्सपेरिमेंट का वो 1856 से लेकर के 1863 का था बेटा, ठीक है। तो 7 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट को अपने टाइम दिया, और फाइनली 1884 में इनकी डेथ हो गई ड्यू टू अ किडनी डिसऑर्डर, ठीक है। और इनके मरने के साथ साथ इनका जो वर्क है वो भी अननोन रह गया अंटिल 1900 तक, ठीक है। क्या रीजन था इनके वर्क को, इनके वर्क को पब्लिश नहीं किए जाने का, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ ये कि जिस वक्त ये काम कर रहे थे उस वक्त मैथमेटिक्स के लोगों को बहुत नॉलेज थी, एंड ही वाज फर्स्ट। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रोबेबिलिटी इन बायोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। यानी कि इनका जो ये मैथमेटिकल अप्रोच था बायो के फील्ड में, उस वक्त किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इनका वर्क जो है वो अनरिकॉग्नाइज रह गया। लेकिन 1900 के बाद 3 साइंटिस्ट जिन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जैसे कि मेंडल ने किया था, उन 3 साइंटिस्टों में नाम है ह्यूगो डी वेरिस का, कार्ल कोरेंस, सेमार्क। इन्होंने इंडिपेंडेंटली इनके काम को रीडिस्कवर किया और इनको बेटा ऑनर्ड किया फादर ऑफ जेनेटिक्स से, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स की जब भी बात आएगी बेटा तो आपको नाम याद होना चाहिए जीजे मेंडल का। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा टर्म्स दैट इज यूज्ड इन जेनेटिक्स, ठीक है। अब कौन कौन से टर्म्स हम जेनेटिक्स में यूज करेंगे, उनका मतलब क्या है, चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहला टर्म आप देख पा रहे हैं, इट इज अ जीन,
ठीक है, क्या होता है जीन? तो जीन इज बेसिकली अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस का। ठीक है, एक्चुअली जीन है कहाँ? देखिए, जब भी आप एक सेल को विजुअलाइज करोगे तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आप देखो क्रोमेटिन फाइबर्स होता है। ठीक है, उस क्रोमेटिन फाइबर्स पे प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, और डीएनए का जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, वो सेगमेंट इट इज कंपोज्ड ऑफ अ जीन। तो जीन आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। कहने का मतलब है बेटा कि बिना जीन के कोई भी ट्रेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं हो सकता। ठीक है, सो दिस जीन्स आर लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो जीन्स बेसिकली यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। सेकेंड टर्म इज एलील्स। एलील्स क्या होता है? तो एलील्स को हम कहते हैं बेटा, दे आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग अ कैरेक्टर। ठीक है, जीन रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए या फिर किसी ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, राइट? तो हर ट्रेड के दो फॉर्म्स हो सकते हैं बेटा, हर ट्रेड के दो फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं हाइट, तो हाइट इज पर्टिकुलरली अ कैरेक्टर। ठीक है, अब ये हाइट टॉल भी हो सकता है और डॉर्फ भी हो सकता है। तो टॉल भी है और डॉर्फ भी है, बट जीन तो सेम ही है ना, जो रिस्पॉन्सिबल है हाइट को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे एक एलील टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो दूसरा डॉर्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हर जीन्स के बेटा दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, से दैट A1 एंड A2। ठीक है, A1 एंड A2, तो इसको हम बोलेंगे एलील्स। और एलील्स हमेशा बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं पेयर के फॉर्म। तो एलील्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हम एग्जांपल ले लें, एक्स एक्स ये एलील है, कैपिटल टी एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी एलील है, स्मॉल टी ये भी एलील है, एक्स वाई इट इज ऑल्सो एलील, एक्सेट्रा। ठीक है, तो दिस आर द एलील्स। क्लियर? चलिए, अब अगले टर्म पे चलते हैं बेटा, दैट इज फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब ये है बेटा कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टर जिसको हम लोग देख सकते हैं, हमें जो सामने से दिखाई दे रहा है, ये उसका फिनोटिपिक ट्रेट होगा। जैसे हमारे सामने चार प्लांट है, चार में हम ये देख पा रहे हैं कि तीन की लंबाई ज्यादा है और एक की कम है, तो जो देखा वो फिनोटाइप है। ठीक है, जिसको देखा वो फिनोटाइप है। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बेटा एक्सटर्नल अपीयरेंस। अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, थोड़ा टर्म हैवी है, बट कोई बात नहीं, हम लिख दे रहे हैं और इसको इजी कर दे रहे हैं। एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस, इसको बोलते हैं बेटा फिनोटाइप। तो ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स is referred to as is referred to as phenotypic trait, phenotypic trait, phenotypic trait। ठीक है, तो ये phenotypic trait को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब है बेटा कि जिसको हम एक्सटर्नली विजुअलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जीनोटाइप एक ऐसा टर्म है जो यूज होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे देखिए, अब मैं कह रहा हूं बेटा कि जीनोटाइप का मतलब समझिए, जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पास तीन प्लांट है। ठीक है, सपोज आई हैव 3 प्लांट्स। ठीक, 3 प्लांट में से 2 प्लांट टॉल है और एक प्लांट बेटा डॉर्फ है। ठीक है,
तो जो दो मुझे टॉल नजर आ रहे हैं, क्या इस टॉल के लिए एलील्स सिमिलर टाइप के हैं या डिफरेंट टाइप के? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे ये जो टॉल है, इट इज बिकॉज कैपिटल टी का कॉम्बिनेशन है, एंड दिस इज टॉल बिकॉज यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, और जो डॉन्स वाला है बेटा वो स्मॉल टी पॉजेस कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम ये देख पा रहे हैं बेटा, दिस इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। इस कंडीशन में जो टॉल है ये एक होमोजाइगस टॉल है बेटा। ये कैसा टॉल है? होमोजाइगस टॉल है। वहीं ये जो टॉल है ये हेट्रोजाइगस टॉल है। ये हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, अभी हम इस टर्म पे भी आएंगे, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होता है, ये मैं आगे के उसमें टॉपिक में बताता हूँ आपको। फिलहाल इतना समझिए बेटा कि जीनोटाइप डील्स विद द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और बिना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को हम देखे, बिना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट को समझे बिना हम जीनोटाइप उसका नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ आता है डोमिनेंट। डोमिनेंट ट्रेट किसको कहते हैं? ठीक है, तो डोमिनेंट ट्रेट वो होता है जो अपने प्रेजेंस में दूसरे ट्रेट को हाइड कर देगा, अनएक्सप्रेस रखेगा, उसको कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। मतलब हर बार ये अपने आप की ही डोमिनेंसी शो करेगा। तो ऐसे ट्रेट को हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं बेटा। ठीक है, यानी कि अपने प्रेजेंस में दूसरे को आगे नहीं आने देगा बेटा। क्लियर? तो डोमिनेंट a trait which expresses itself in each and every generation। तो इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए जैसे कैपिटल टी दोनों डोमिनेटिंग ट्रेट है, डोमिनेंट है। कैपिटल टी एक्स एक्स देखिए डोमिनेंट हो गया, कैपिटल ए ले लिया, देखो डोमिनेटिंग ट्रेट हो गया। आर आर डोमिनेटिंग ट्रेट है, आर आर वाई वाई देखिए सब डोमिनेटिंग ट्रेट है। ठीक है, तो ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डोमिनेटिंग ट्रेट। ठीक है, दूसरा बेटा रेसेसिव। रेसेसिव क्या है? एक ऐसा ट्रेट जो डोमिनेंस के प्रेजेंस में खुद को एक्सप्रेस ना कर सके, उसको हम बोलते हैं रेसेसिव। ठीक है, a trait which is unable to express itself in presence of dominant trait। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेसेसिव। जैसे हमने लिया स्मॉल टी स्मॉल ए स्मॉल आर आर वाई वाई एक्स। ठीक है, तो दिस इज अ रेसेसिव ट्रेट जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता डोमिनेंट के प्रेजेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा होमोजाइगस। ये टर्म कब यूज करते हैं? होमोजाइगस। तो बेटा जब सिमिलर टाइप के एलील्स हो उसे हम कहते हैं होमोजाइगस स्टेट। ठीक है, होमोजाइगस इज सिमिलर टाइप ऑफ एलील्स, या एलिलिक पेयर कहते हैं बेटा इसको। चलिए एलिलिक पेयर, सिमिलर टाइप ऑफ एलिलिक पेयर is known as homozygous, is known to be in the state of homozygous। जैसे देखिए कैपिटल टी सिमिलर टाइप ऑफ एलियंस है, होमोजाइगस स्टेट है। स्मॉल टी सिमिलर टाइप ऑफ पेयर है, होमोजाइगस है। एक्स के साथ एक्स है बेटा, सिमिलर टाइप है, होमोजाइगस है। स्मॉल ए होमोजाइगस स्टेट है। स्मॉल आर होमोजाइगस स्टेट। वाई वाई ले लिया बेटा, अगेन इट इज होमोजाइगस स्टेट। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप
कि सिमिलर टाइप के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट जहां पे भी होते हैं, जिसकी पेयर में होता है, उसको हम होमोजाइगस कहते हैं। और उसी के अपोजिट होता है बेटा हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में डिसिमिलर टाइप होता है बेटा। क्या होता है? डिसिमिलर टाइप ऑफ एलिलिक पेयर। ठीक है, डिसिमिलर टाइप ऑफ एलिलिक पेयर को हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक्स के साथ वाई का होना बेटा, ठीक है, आर के साथ वाई का होना, ठीक है बेटा, जेड के साथ डब्ल्यू का होना, ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब डिसिमिलर पेयर ऑफ गैमेट्स आ रहे हैं तो ऐसे स्टेट को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए, अब है एक टर्म आएगा, आपको मिलेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है बेटा? व्हेन a single trait, when a single trait or character, when a single trait or character is considered at a time, इसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम कंसिडर कर ले हाइट, हाइट ऑफ प्लांट, ये पर्टिकुलर एक ट्रेट हो गया। हम कर ले बेटा, जैसे एक और एग्जांपल ले ले, कलर ऑफ सीड, या फिर हम कंसिडर कर ले कलर ऑफ पॉट। ठीक है, तो ऐसे केस में बेटा इसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब हम एक ही ट्रेट को एट अ टाइम एक बार में कंसिडर करते हैं। आते हैं नेक्स्ट, देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम सिंगल ट्रेट के जगह दो ट्रेट एक साथ कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी लिख ले, व्हेन व्हेन मोर देन वन ट्रेट, व्हेन मोर देन, या इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं बेटा, व्हेन टू ट्रेट्स आर कंसिडर्ड at a time. When two traits are considered at a time, it is known as dihybrid cross. एक एग्जांपल ले सकते हैं जो आपकी एनसीईआरटी ने भी दिया बेटा। एग्जांपल है बेटा, राउंड एंड येलो सीड्स। ठीक, राउंड एंड येलो सीड्स। देखिए, राउंड क्या है बेटा? सीड है, ठीक है, और येलो क्या है? एक कलर है बेटा। ठीक है, येलो इज द कलर। तो यहाँ पे हमने दो कैरेक्टर को एक साथ कंसीडर किया, शेप एज वेल एज कलर। ठीक है, तो ये हो गया डायहाइब्रिड क्रॉस। अब आते हैं नेक्स्ट, F1 जनरेशन। तो जब भी आप क्रॉस बनाएंगे आपको ये देखने को मिलेगा, यू विल नो अबाउट F1 जनरेशन। इसी क्रम में बेटा F2 जनरेशन। तो एक्चुअली ये F क्या है ना? व्हाट इज द F? F यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है बेटा, इसको हम बोलते हैं फीलियल। क्या बोलते हैं बेटा? फीलियल। फीलियल का मतलब होता है बेटा प्रोजनी, न्यूबॉर्न, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, सो दिस आर द टर्म्स दैट इज यूज्ड फॉर द फीलियल। ठीक है, नेक्स्ट बैक क्रॉस। ये एक स्पेशल केस है बेटा, और बोर्ड्स में कभी ना कभी इसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और ये खास करके आता भी है क्या? ये देखिए, बैक क्रॉस में क्या होता है कि व्हेन F1 generation, when F1 generation is crossed with either of its
पेरेंटल जेनरेशन, इसको बोलते हैं बेटा बैक क्रॉस। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि F1 जनरेशन को हम क्रॉस कराएंगे, F1 जनरेशन को क्रॉस कराते हैं विद आइदर ऑफ इट्स पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, पेरेंटल जनरेशन के साथ क्रॉस कराएंगे। अब पेरेंटल जनरेशन के साथ क्रॉस कराने का मतलब है, चलिए आइए हम क्रॉस बना के आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैपिटल टी इंटू कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके आपको मैं बैक क्रॉस का डेमोन्स्ट्रेशन दे दे रहा हूँ। देखिए कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, जब आप इनका क्रॉस कराओगे तो आपको F1 जनरेशन में ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। दिस इज F1 जनरेशन। ठीक है, ये टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा और ये डॉर्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये टॉल अपीयर होगा। ठीक है, तो बैक क्रॉस में हम क्या करते हैं कि ऐसे नॉर्मली अगर करना होगा, सपोज अगर हमें नॉर्मली क्रॉस को परफॉर्म करना है तो F2 लाने के लिए हम F1 को F1 से क्रॉस करा देते हैं, हमें मिल जाता है बेटा क्या F2। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा कि F1 को F1 से क्रॉस, F1 को F1 से क्रॉस ना करा करके हम किसी एक पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो किसी एक पेरेंट का मतलब है कि या तो डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराएंगे या फिर रेसेसिव के साथ कराएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, दोनों ही केस में क्या होगा, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये हमें मिला F1 जनरेशन, ये हमारा F1 जनरेशन है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, सबसे पहला केस लेते हैं, हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ करा देते हैं, हम क्रॉस कराते हैं डोमिनेंट पेरेंट के साथ, फिर देखेंगे क्या होगा। देखिए डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराने जा रहे हैं, तो डोमिनेंट पेरेंट है कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारा F1 जनरेशन वाला है। ठीक है, जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, देखिए कैपिटल टी का क्रॉस कराओगे कैपिटल टी बनेगा कैपिटल टी, इसका क्रॉस इसके साथ कराओगे बेटा तो इनका इनके साथ कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ कराएंगे कैपिटल टी, इसका इसके साथ कराओगे बेटा कैपिटल टी स्मॉल। ये जो मेथड है बेटा, इस मेथड को हम बोलते हैं फॉर्कलाइन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्कलाइन मेथड। हालांकि दूसरा मेथड है इसको करने का, दैट इज पनेट स्क्वायर, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि सारे के सारे इंडिविजुअल आपको क्या मिल रहा है, टॉल, है ना। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस में ये चाहिए कि सारे के सारे जो ट्रेड्स हैं वो डोमिनेटिंग ट्रेड्स, तो आपको क्या कराना है, F1 जनरेशन को उठा करके डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराना है, तो आपको सारे के सारे डोमिनेंट ट्रेड मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो इस क्रॉस को हम बोलते हैं बेटा आउट क्रॉस, इसको बोलते हैं आउट क्रॉस। ठीक है, तो बेसिकली बेटा आउट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, क्योंकि बेटा हम F1 जनरेशन को पीछे लेके गए और किससे कराए, डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराए। ठीक है, अब चलिए ये तो हो गया पहला केस। दूसरे केस पे आते हैं बेटा, दूसरे केस में हमें क्या कराना है, क्रॉस कराना है रेसेसिव पेरेंट के साथ। रेसेसिव पेरेंट के साथ कराएंगे तो क्या होगा, देखिए हमारा F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन है, इसको क्रॉस कराना है रेसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, तो देखिए बेटा कैपिटल टी का क्रॉस करोगे कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, इसके साथ इसका करा दो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, इसके साथ इसके कर दो स्मॉल टी इसके साथ करोगे स्मॉल टी। ठीक है, तो F1 जनरेशन में देखो आपको मिला दो टॉल मिले और दो डॉर्फ मिले। ठीक है, दो टॉल मिले और दो डॉर्फ मिले, मतलब कि इक्वल रेशियो में मिले। हम इनका जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो निकालें तो क्या आएगा बेटा 1:1 आएगा, 1:1, क्योंकि दो टॉल है दो डॉट से रेशियो बन गया 1:1। ठीक है, ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं बेटा टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट क्रॉस, एंड अगेन इट इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस।
तो बैक क्रॉस बेटा दो तरह का होता है, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस में हम आउट क्रॉस क्यों कराते हैं, क्योंकि हमें बेटा F2 जनरेशन में सारे के सारे ट्रेड डोमिनेटिंग चाहिए, तो हमने कराया आउट क्रॉस। और F1 जनरेशन का जीनोटाइप अगर हमें पता करना है, ठीक है, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन, तो हम क्या कराते हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी बना है, ठीक है। तो सपोज अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर रहे हैं, ये तो लिखा हुआ तो हम समझ जा रहे हैं, जब हमारे एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट सामने होगा और हम क्रॉस करा रहे होंगे तो हमें ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वैसे केस में हमें अगर पता करना है F1 जनरेशन को, तो हम क्या कराते हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं, और जो भी हमें दो मिलता है बेटा यहाँ पे, वो F1 जनरेशन का जीनोटाइप होता है, ठीक है। चलिए, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे, नेक्स्ट। चलिए, अब सारे टर्म्स को हमने डिस्कस कर लिया बेटा, जो आपको आगे काम लगेंगे। अगला जो यहाँ पे टॉपिक है बेटा, दैट इज मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल प्लांट। अब मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट था, मैंने आपको पीछे भी बताया, इट इज पाइसम सटाइवम, ठीक है। पाइसम सटाइवम को हम क्या बोलते हैं जनरली, इट इज गार्डन पी, इट इज अ गार्डन पी, ठीक है, ये गार्डन पी है। मेंडल ने सिलेक्ट किया पी प्लांट को, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। कुछ रीजन रहे होंगे क्यों पी प्लांट, ये क्वेश्चन आता है टेंथ के बोर्ड में, और ये 2 से 3 मार्क का एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि क्यों मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, क्यों नहीं कोई दूसरे प्लांट को यूज किया, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन था बेटा कि जो पी प्लांट होता है, ये एक तरह का एनुअल प्लांट है बेटा, ठीक है, ये क्या है, एनुअल प्लांट है। मतलब बेटा कि साल में सिर्फ एक बार ही इसकी क्रॉपिंग होती है, तो एनुअल प्लांट है, और इसकी वजह से इसका जो लाइफ साइकिल है काफी शॉर्ट होता है, कम समय में ये फ्रूट दे देता है बेटा, ठीक है। दूसरी बात, इट पॉजेस बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसके पास क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। मतलब बेटा एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों ही प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बेटा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, जनरली इट इज सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इट इज जनरली सेल्फ पॉलिनेटेड। तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती। तो देखो तीसरा रीजन ये भी है कि लेस केयर इज नीडेड, है ना। फ्लावरिंग होगी, फ्लावर में पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद फ्रूट बन जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ अगर हमें कोई नई वैरायटी प्रोड्यूस करानी है, तो बेटा क्रॉस ब्रीडिंग आर्टिफिशियली कराया जा सकता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्लांट में क्रॉस ब्रीडिंग आर्टिफिशियली किया जा सकता है विथ सर्टन प्रिकॉशंस एंड सम पर्टिकुलर प्रोसीजर्स, उसकी भी हम लोग बात करेंगे आगे चैप्टर में, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा इट हैज सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, इसके पास कई सारे सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है, कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, जिससे हम डिफरेंस पता कर सकते हैं कि कौन इसमें डोमिनेटिंग ट्रेट है और कौन रेसेसिव ट्रेट है, जो कि मेंडल ने किया। और लगभग इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने 7 सालों तक कंडक्ट करके हर एक डाटा को नोट किया, जिसकी वजह से वो बेटा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, ठीक है। तो मेंडल ने कौन से 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को अपने एक्सपेरिमेंट में कंसीडर किया, वो देखिए यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है आपको, ठीक है। तो बच्चों जो मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड को यूज किया था, उसका एक यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर दिखाया हुआ है। चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहला ट्रेड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेटा, स्टेम हाइट। अब स्टेम हाइट टॉल है और डॉर्फ है, मतलब एक काफी टॉल है तो दूसरा काफी शॉर्ट हाइटेड है। तो टॉल इज द डोमिनेटिंग ट्रेट, वही रेसेसिव क्या है यहाँ पे, रेसेसिव ट्रेट इज द डॉर्फ कंडीशन, ठीक है। अब फ्लावर कलर की बात की जाए तो बेटा दो तरह के फ्लावर कलर होते हैं पी में, वायलेट और व्हाइट। तो वायलेट जनरली डोमिनेंट होता है, व्हाइट वहीं पे रेसेसिव होता है, ठीक है। फ्लावर पोजीशन की जहां तक बात है तो दो पोजीशन होता है बेटा, एक एक्सियल और दूसरा टर्मिनल। एक्सियल मतलब उसके टिप रीजन के आसपास होता है, वहीं टर्मिनल उसके ब्रांचेस से अराइज होता है बेटा,
ठीक है। नेक्स्ट है पॉड शेप। तो पॉड शेप का मतलब इंटैक्ट एक पी का फ्रूट आप लोगे, उसका जो शेप होता है उसी को पॉड शेप बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पॉड शेप में इन्फ्लेटेड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एकदम बराबर इसका वो मार्जिन है, ठीक है। यहीं पे आप देखो कंस्ट्रिक्शन नजर आ रहे हैं इसके मार्जिन में बेटा, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्टेड। इट इज अ रेसिस्टिव ट्रेट, इट इज अ डोमिनेंट ट्रेट। वहीं पॉड कलर की जहां तक बात है, तो पॉड कलर ग्रीन है और येलो इज द रेसेसिव ट्रेट। सीड शेप की जहां तक बात है बेटा, तो सीड में जनरली डोमिनेंट होता है राउंड, वहीं रेसेसिव में होता है रिंकल्ड, ठीक है। सीड कलर की जहां तक बात है बेटा, तो डोमिनेटिंग ट्रेट होता है येलो और रेसेसिव ट्रेट होता है ग्रीन। मतलब कि बेटा जब भी आप मार्केट से अपनी खरीदोगे तो आप उसमें पाओगे कि आपका पॉट कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, वही सीड का कलर भी ग्रीन होता है। इसका मतलब ये है कि बेटा पॉड कलर जो है उसमें वो डोमिनेटिंग ट्रेट है और जो सीड कलर है वो उसमें रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है। खैर वो सब बातें अपनी जगह पे, कैसे होता है क्यों होता है इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो मैं आपको ये चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का, इसे याद करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि पेपर में बेटा बस ये ट्रेड्स लिख देता है और आपसे कहता है कि कौन सा उसमें डोमिनेटिंग ट्रेट है और कौन सा रेसेसिव ट्रेट है। आपको कॉम्बिनेशन बना करके क्रॉस कराना होता है, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर चार्ट को आप याद कर लोगे तो लगभग बेटा 80% चांसेस हैं कि आप जेनेटिक्स के क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो आगे के टॉपिक को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको इसमें न समझ में आया हो तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।